नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया है। करीब 39 महीने तक बीजेपी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में यह गठबंधन चलाया और आज इन दोनों पार्टियों के राजनीतिक ब्रेकअप पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। लेकिन इसकी वजह क्या है? बीजेपी का दावा है कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर के हालात सुधार नहीं पाई, इसलिए यह रिश्ता तोड़ना पड़ा। लेकिन कश्मीर में तो लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लग रहे थे और सेना के जवान भी लगभग हर रोज शहीद हो रहे थे। तो फिर बीजेपी अब तक किस बात का इंतजार कर रही थी? ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती सीज फायर को बढ़ाना चाहती थी, जबकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि अमरनाथ यात्रियों पर हमले की आशंका है और यह बात भी टकराव की वजह बनी। आखिर इस गठबंधन के टूटने की इनसाइड स्टोरी क्या है, हम इसके बारे में आपको आज विस्तार से बताएंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के इस ब्रेकअप का राजनीतिक मतलब क्या है। वैसे राजनीतिक अर्थ कुछ भी हो, लेकिन आतंकवादियों के लिए यह बहुत बुरी खबर है क्योंकि उनकी मौत का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा हम आपको कश्मीर के वो सुलगते सच भी बताएंगे जो बुद्धिजीवी और इतिहासकार आपसे अब तक छिपाते आए हैं। कश्मीर की वर्तमान समस्या को समझाने के लिए हम आपको उसके इतिहास में ले जाएंगे। आज हमने आपके लिए एक बहुत ही खास तरह के विश्लेषण की व्यवस्था की है। आप इसे एक ज्ञानवर्धक टाइम मशीन भी कह सकते हैं, जिसके जरिए वक्त में पीछे जाने पर आप समझ जाएंगे कि कश्मीर की समस्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की देन है। हम चाहते हैं कि इस टाइम मशीन में हमारे साथ वो अलगाववादी और डिजाइनर पत्रकार भी सवार हों जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से इनकार करते हैं। और इसके बाद आज हम वीडियो गेम खेलने के नशे का डीएनए टेस्ट करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जरूरत से ज्यादा वीडियो गेम खेलने की आदत को बीमारियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अगर आपके परिवार में भी कोई बच्चा या युवा वीडियो गेम खेलता है तो आज आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया है। जम्मू कश्मीर सरकार में बीजेपी के मंत्रियों और राज्य बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना से चर्चा के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार से समर्थन वापसी का फैसला किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि महबूबा सरकार राज्य के हालात को संभालने में नाकाम रही। जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही, ऐसा ही लगता है। बीजेपी के समर्थन वापसी के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा राज्यपाल NN वोहरा को सौंप दिया। महबूबा ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सख्ती की नीति नहीं चलेगी। ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है। सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। दिसंबर 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और पीडीपी ने अलग अलग लड़ा था। चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद मार्च 2015 में दोनों दलों ने गठबंधन का फैसला किया और उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार किया है। राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि न तो 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी को जनादेश मिला था, न ही अब उनके पास जनादेश है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। उमर ने ये भी कहा कि ज्यादा दिनों तक राज्य में राज्यपाल शासन नहीं लगे। हम किसी और सियासी तंजीम के साथ रियासत में हुकूमत बनाने की बातचीत नहीं कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द गवर्नर साहब और उनके साथी कोशिश करें कि रियासत में दोबारा साजगार हालात बने। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सरकार बनाने की कोशिशों से इनकार किया है। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी ने और पीडीपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर को तो बर्बाद कर रखा है। आज इन हालात में कौन अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाएगा? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पीडीपी गठबंधन को मौका परस्त बताते हुए आरोप लगाया कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर बर्बाद हुआ। राहुल के मुताबिक यूपीए सरकार की मेहनत को गठबंधन सरकार ने बेकार कर दिया।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूटने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्यपाल एनएन वोहरा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश की है। राज्यपाल ने बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की। सभी दलों के नेताओं ने राज्य में सरकार बनाने से इनकार किया। इसी के बाद राज्यपाल शासन की सिफारिश की गई है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के औपचारिक ऐलान से पहले दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, गृह सचिव राजीव गौबा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। करीब 45 मिनट तक चली बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े फैसलों की भी तैयारी की जा रही है। जानकारों का कहना है कि राज्य में राज्यपाल शासन लगने के साथ ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और पत्थरबाजों पर कार्रवाई में तेजी लाई जा सकती है। इस बीच पुलवामा के त्राल में आज शाम सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद का एक कमांडर भी शामिल है। एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के घर पर अपना 9 दिन पुराना धरना खत्म कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि मंत्रियों के बुलाने पर अब अधिकारी आ रहे हैं, इसलिए धरना खत्म करने का फैसला लिया गया है। वो एलजी साहब के वेटिंग रूम में एलजी साहब के रेस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे। वो अभी हमारी 3-4 मंत्रियों की रिव्यू मीटिंग हुई थी सारे पूरे दिन के सिचुएशन पे। उसके बाद हमने वहाँ बैठ के बात की, उनसे सीएम साहब से बात की, तो वो तैयार हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके 3 मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय आईएएस अधिकारियों पर हड़ताल का आरोप लगाकर धरना दे रहे थे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अनशन भी कर रहे थे। दोनों की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद एलजी हाउस में सिर्फ केजरीवाल और गोपाल राय धरना दे रहे थे। केजरीवाल का धरना खत्म होने के बाद दिल्ली सचिवालय में धरना दे रहे बीजेपी नेताओं ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के साथ आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा भी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली सचिवालय में धरना दे रहे थे। महाराष्ट्र में 2 दलित बच्चों की पिटाई के वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कानूनी विवाद में फंस गए हैं। राहुल गांधी को महाराष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस भेजकर 10 दिन में जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने 15 जून को जलगांव में दलित बच्चों की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया था। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि वीडियो को खुद पीड़ितों ने पहले ही पोस्ट किया था। मूल मुद्दा यह है कि आपके राज्य में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही है जो शर्मसार करने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अगर वीडियो नहीं हटाएंगे तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं अपील करूंगा, राहुल गांधी जी ने खुद उसको विड्रॉ करना चाहिए, और अगर राहुल गांधी जी खुद उसको विड्रॉ नहीं करते हैं तो बरकरार कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में दोषी साबित होने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लखनऊ के चारबाग इलाके में 2 होटलों में आग लगने से आज एक बच्ची और महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह करीब 4 बजे एसएसजे इंटरनेशनल होटल में आग लग गई। लपटों ने तेजी से फैलते हुए पास के होटल विराट को भी अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। योगी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से झुलसे लोगों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी है। तत्काल हम लोग इंक्वायरी करके 1 सप्ताह के अंदर सारे कारणों की खोज करेंगे। फिलहाल तो हम इस बात से चिंतित हैं कि जो लोग अस्पताल भेजे गए हैं उनका उपचार सही ढंग से हो और वो जल्दी स्वस्थ हो। रेप के आरोपों में घिरा दाती महाराज आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए पेश हुआ। दाती महाराज को क्राइम ब्रांच ने बुधवार को हाजिर होने को कहा था, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव में दाती महाराज आज अपने वकील के साथ दोपहर करीब 3:30 बजे दिल्ली के चाणक्यपुरी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया। दाती महाराज पर उसकी एक शिष्या ने रेप का आरोप लगाया है। इस बीच दिल्ली के साकेत कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी से इस मामले में 21 जून तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज कुमारी ने अपने दोनों बेटों अजय सिंह और अभिमन्यु सिंह पर घरेलू हिंसा और घर से बेदखल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने बेटों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने की अर्जी भोपाल की अदालत में दी है। 84 साल की सरोज कुमारी अपनी बेटी वीणा सिंह के साथ कोर्ट पहुंची। बेटी का फर्ज निभा रही हूँ। जो कुछ भी मेरे माँ को कहना था उन्होंने लिखित रूप में दे दिया है कोर्ट में। आप दस्तावेज पढ़ लीजिए, आपको सब ज्ञान। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अर्जुन सिंह की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के अलावा अर्जुन सिंह केंद्र में मंत्री भी थे। 2011 में अर्जुन सिंह का निधन हुआ था। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों को सांसदों और विधायकों को सम्मान देने का फरमान जारी किया है। हरियाणा सरकार के सर्कुलर में कहा गया है कि सांसद और विधायक जब भी किसी सरकारी विभाग के दौरे पर आए, अधिकारी उनके सम्मान में अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत करें। हरियाणा सरकार का कहना है कि ये आदेश सिर्फ सम्मान दिखाने के लिए है। प्रोटोकॉल में जो एमएलए एमपी का दर्जा है वो एक चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर का है। कुछ अधिकारी हैं जो नहीं करते हैं, इसी कारण से ये सर्कुलर जारी किया है कि एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उनको खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस इसे अधिकारियों को नीचा दिखाने वाला फरमान बता रही है। ये मानना है कि इस प्रकार का सर्कुलर निकाल के अपने आप को छोटा करने की बात की है कि इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों से सीधी बातचीत करेंगे और उनकी मुश्किलों को समझेंगे। पीएम के साथ किसानों की बातचीत कल सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। किसान नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप या दूरदर्शन के जरिए पीएम से बातचीत कर सकेंगे। इस दौरान पीएम खेती को लेकर किसानों का अनुभव सुनने के अलावा 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर भी चर्चा करेंगे। बैंक कर्ज, फसल की उचित कीमत नहीं मिलने और चीनी मिलों से भुगतान नहीं होने को लेकर पिछले कुछ महीने से किसान देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान पीएम को किसानों की समस्या सीधे उनसे सुनने को मिलेगी। साथ ही पीएम किसानों को सरकार की तरफ से किए जा रहे काम के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आज हम सबसे बड़ी राजनीतिक खबर का विश्लेषण करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन टूट गया है और जब से यह राजनीतिक पार्टनरशिप हुई थी तभी से इसके भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन किसी तरह से बीजेपी और पीडीपी ने यह रिश्ता 39 महीने तक निभाया और आखिरकार आज इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का ब्रेकअप हो गया और बीजेपी ने अपना समर्थन महबूबा मुफ्ती की सरकार से वापस ले लिया। आज औरंगजेब और उनके जैसे सैकड़ों शहीदों की आत्मा को कुछ हद तक शांति जरूर मिली होगी। बीजेपी का दावा है कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर के हालात सुधार नहीं पाई और इसलिए उसे पीडीपी से समर्थन वापस लेना पड़ा। लेकिन कश्मीर के हालात तो बहुत लंबे समय से बिगड़े हुए थे। वहां लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, पत्थरबाजी रुक नहीं रही थी, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते थे और सेना के जवान भी लगातार शहीद हो रहे थे। तो फिर बीजेपी अभी तक किस बात का इंतजार कर रही थी? ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती सीज फायर को बढ़ाना चाहती थी, जबकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि अमरनाथ यात्रियों पर हमले की आशंका है और ये बात भी टकराव की वजह बनी। अब आखिर इस गठबंधन के टूटने की इनसाइड स्टोरी है क्या, ये भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर का राजनीतिक अपडेट दे देते हैं। समर्थन वापस लेने के बाद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त राज्यपाल शासन लागू करने का ऐलान हो सकता है और समर्थन वापसी के बाद अब से कुछ देर पहले दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक हुई है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, गृह सचिव राजीव गौबा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख सहित गृह मंत्रालय के कई दूसरे अधिकारी मौजूद थे। और इस बीच जम्मू में राज्यपाल एनएन वोरा ने भी गृह मंत्रालय को राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। यानी अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यह भी जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार आतंकवादियों और पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली है। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने यह गठबंधन क्यों तोड़ा? वैसे तो बीजेपी का दावा है कि महबूबा मुफ्ती सरकार का नेतृत्व ठीक से काम नहीं कर पा रहा था और तमाम कोशिशों के बावजूद
कश्मीर घाटी में शांति नहीं बन पाई। इसके अलावा बीजेपी का यह भी कहना है कि कश्मीर की अपेक्षा जम्मू और लद्दाख के लोगों से भेदभाव किया जा रहा था। लेकिन इन सब वजहों के अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां थीं, दिक्कतें थीं, जिनकी वजह से इस सरकार का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो वजहें क्या थी, ये समझने से पहले आपको आज से करीब 3 वर्ष पहले की वो ऐतिहासिक तस्वीरें देखनी चाहिए जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी थी। इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें 1 मार्च 2015 की हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी के समर्थन वाली गठबंधन सरकार बनी थी। लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद जब जम्मू कश्मीर में नतीजे आए तो किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। जम्मू में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें थी, जबकि कश्मीर में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन दोनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां थीं। बीजेपी और पीडीपी की विचारधाराएं 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। फिर भी दोनों ने जम्मू कश्मीर में एक साथ सरकार चलाने का फैसला किया था। ये कांटों भरा रास्ता था जिसमें पीडीपी और बीजेपी को एक साथ चलना था। वैसे जिस दिन ये गठबंधन हुआ था, जिस दिन ये रिश्ता बना था, बहुत सारे लोगों ने उसी दिन कह दिया था कि ये रिश्ता बहुत दिन तक चल नहीं सकता और ये कांटों भरा रास्ता होगा, और वो बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी में कोई मेल कभी था ही नहीं। मुफ्ती सईद के शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन इस गठबंधन के भविष्य को लेकर उठाए गए सवाल धीरे धीरे सही साबित होने लगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की वकालत करने लगी। वो पत्थरबाजों और आतंकवादियों को डिस्काउंट देने लगी। यहां तक कि जब जुलाई 2016 में बुरहान वानी मारा गया, तब महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया कि पहले पता होता कि वहां बुरहान वानी है तो उसे एक मौका और दे देते। लेकिन इसके बावजूद ये गठबंधन जारी रहा। इसके बाद कुछ ऐसे विवाद हुए जो इस गठबंधन के टूटने की मुख्य वजह बने। जैसे बीजेपी रमजान के बाद कश्मीर में सीज फायर खत्म करना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी के ऊपर बहुत दबाव था। हमारे सैनिक लगातार मारे जा रहे थे और आतंकवादी मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती सीज फायर जारी रखने के पक्ष में थी। बीजेपी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाने के पक्ष में थी, लेकिन पीडीपी इस ऑपरेशन को रोकना चाहती थी। पीडीपी एफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाना चाहती थी। बीजेपी अलगाववादियों से बातचीत के पक्ष में नहीं थी, जबकि महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों से बातचीत करना चाहती थी। बीजेपी की नीति थी कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन पीडीपी पाकिस्तान से बातचीत की पक्षधर थी। इसके अलावा पीडीपी पत्थरबाजों से सख्ती के भी खिलाफ थी। वो लगातार पत्थरबाजों के खिलाफ चलने वाले जो मुकदमे थे उन्हें वापस ले रही थी। अपने लोगों को कह रही थी कि पत्थरबाजों के खिलाफ एफआईआर ना लिखी जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। बीजेपी आर्टिकल 35A और धारा 370 हटाना चाहती थी और ये उसके चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा था, जबकि पीडीपी इसे लागू रखना चाहती थी। और इसके बाद जब भारतीय सेना के जवान औरंगजेब खान और पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या हुई इसी हफ्ते, तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो गईं। पूरी दुनिया में ये बात कही जाने लगी कि कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गए हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस ब्लेम से बच नहीं पा रही थी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। इसलिए जो भी दोष दिया जा रहा था कश्मीर में हालात खराब होने के लिए, उस दोष में बीजेपी लगातार बराबरी की हिस्सेदारी यानी हिस्सेदार बन रही थी, जो कि बीजेपी की छवि के लिए ठीक नहीं था। और इसीलिए बीजेपी ने अपने कदम वापस खींच लिए। हमने 4 साल पहले 3 साल पहले जो सरकार बनाई थी बीजेपी पीडीपी गठबंधन की, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई थी उनकी पूर्ति की दिशा में कितना हम सफल हो पा रहे हैं, इसकी विस्तृत चर्चा हुई। सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी। आज बीजेपी की तरफ से
जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ उसके बाद मैंने अपना रिजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी, ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था। मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी 3 साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। हम उनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही, ऐसा ही लगता है। हमारा जो पीडीपी का जो मकसद था रिकंसिलिएशन का, जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि यहाँ डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा हमेशा ये मानना रहा है जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर में वी कांट ट्रीट जम्मू कश्मीर एज एन एनिमी टेरिटरी। ये हमारे दुश्मनों की टेरिटरी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की टेरिटरी है, इसलिए यहाँ मस्कुलर पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती है। हमारी मजबूरी नहीं थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, पर हमारा बड़ा दिल था, हमारा गुडविल जेस्चर था। पर हमारा अनुभव यह है कि इस 1 महीने के दौरान भी कोई अपेक्षित प्रतिसाद उधर टेररिस्ट की तरफ से नहीं आया, और सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो भी है वहां, हुर्रियत समेत बाकी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, वे भी इस अवसर को अपने अनुकूल फायदा के लिए लेने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अब यह भी होम मिनिस्ट्री ने तय किया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो रमजान माह के लिए अनाउंस किया गया है, वह कार्यकाल भी समाप्त हो गया। यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, जिससे यहाँ लोगों को काफी सुकून मिला था, काफी आराम मिला था। यहाँ लोगों में बहुत सालों के बाद एक इत्मीनान हुआ था, लोग फिर रहे थे, घूम रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसका दूसरी तरफ से मुतबादिल जवाब नहीं आया, और कहीं ना कहीं जो कोशिश थी दूसरी तरफ की कि सीज फायर खत्म होना चाहिए, उसमें सीज फायर खत्म हो गया। मगर हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का एजेंडा है, हीलिंग टच पॉलिसी का जो पीडीपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते खुलने चाहिए, उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। तो बीजेपी कह रही है कि जो महबूबा मुफ्ती की सरकार है वो हालात पर काबू नहीं कर पाई, या ये कह लीजिए वो काबू में करना नहीं चाहती थी। ये वो बातें हैं जो जग जाहिर हैं, सब जानते हैं। लेकिन इस गठबंधन के टूटने की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब हम आपको बताने वाले हैं। बीजेपी को यह पता था कि इस गठबंधन की कीमत उसे 2019 के लोकसभा चुनावों में चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि कश्मीर में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। पत्थरबाजी रुक नहीं रही, पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, आतंकवादी भी सेना के जवानों को अब निशाना बना रहे हैं, सेना के जवान मारे जा रहे हैं, और बीजेपी की जो छवि है वो पूरी तरीके से धूमिल होती जा रही है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और उसके बाद भी अगर कश्मीर के हालात सुधरे नहीं तो फिर गलती किसकी है? यानी साफ है, गलती बीजेपी की है। कुल मिलाकर कश्मीर पर केंद्र सरकार असफल होती नजर आ रही थी, इसलिए उसके हित में सबसे सही यही था कि वो पीडीपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दे और सरकार से अलग हट जाए। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे तो बीजेपी को पूरा समर्थन मिला था। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ही लोगों की पहली पसंद थी, लेकिन इस बार जम्मू की दोनों संसदीय सीटें खतरे में हैं। लोगों में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, और इसकी वजह है जम्मू का कठुआ कांड, जिसमें एक 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। महबूबा सरकार ने इस मामले की जांच कश्मीर क्राइम ब्रांच से करवाई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पर स्थानीय लोगों ने ये आरोप लगाए
कि जानबूझकर उनके लोगों को फंसाया जा रहा है। इस घटना की वजह से जम्मू के 2 मंत्रियों ने महबूबा मुफ्ती की सरकार से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके अलावा बीजेपी के लिए लद्दाख की सीट भी अब खतरे में पड़ गई थी। इस लोकसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी सिर्फ 36 वोटों से जीत पाई थी। ये तो वो राजनीतिक वजहें हुई जिनकी वजह से बीजेपी को गठबंधन तोड़ने में अपनी भलाई नजर आई। लेकिन कश्मीर में बहुत सी वजहें ऐसी थीं जो सेना और सुरक्षा बलों पर भी भारी पड़ रही थी। हाल के दिनों में कश्मीर में जब भी सेना किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई ऑपरेशन चलाती थी या करती थी तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हो जाता था। सेना के सूत्र हमें यह बताते हैं कि आतंकवादियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। कश्मीर में सेना को इंटेलिजेंस पुलिस से ही मिलती है, लेकिन अगर पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही हो तो इंटेलिजेंस मिलनी कम हो जाती है या मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही कश्मीर में हो रहा था। इसके अलावा बहुत से मौके ऐसे भी आए जब सेना के ऑपरेशन की सूचनाएं आतंकवादियों को पहले से ही मिल जाती थीं और वो मौका देकर भाग जाते थे, या पत्थरबाजों की भीड़ वहां पहले से ही इकट्ठा हो जाती थी। यानी सेना के जवान बाद में पहुंचते थे और पत्थरबाज पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि उस ऑपरेशन की जो जानकारी थी पहले से लीक हो जाती थी। शायद इसीलिए आज गठबंधन टूटते ही सबसे पहले कश्मीर में पुलिस के 6 डीएसपीज का ट्रांसफर किया गया। और हमारे सूत्रों से यह भी पता चला है कि केंद्र सरकार के पास अमरनाथ यात्रा पर हमला होने की कुछ खबरें आई थी, इसलिए सरकार कुछ ऐसे कदम उठाना चाहती थी, सख्त कदम उठाना चाहती थी जिससे सेना यात्रियों को सुरक्षा दे सके। लेकिन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसके लिए राजी नहीं थी और इसका असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ सकता था। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमरनाथ यात्रा पर कुछ इस तरह की बात आ जाती या अमरनाथ यात्रा खतरे में पड़ जाती तो बीजेपी के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश में बदनामी के आसार पैदा हो जाते। बीजेपी की छवि और ज्यादा खराब होती। इसके अलावा बीजेपी कश्मीर में अपना कोई पॉलिटिकल नेटवर्क भी बना नहीं पा रही थी। रमजान के दौरान पूरे 1 महीने तक कश्मीर में सीज फायर रहा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसका असर बीजेपी के राष्ट्रीय छवि पर भी लगातार पड़ रहा था। प्रेस लगातार बीजेपी के खिलाफ लिख रही थी। हमारे राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस के बीच हुई समन्वय बैठक में भी इस मुद्दे पर बात हुई और संघ की तरफ से बीजेपी को यह कहा गया कि महबूबा मुफ्ती के साथ अब इस गठबंधन से पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है और इसका असर 2019 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी में बहुत से संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शुरू से ही इस गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी के बड़े नेता गठबंधन करना चाहते थे। महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों के खिलाफ मामले वापस ले रही थी और जम्मू में यह संदेश जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती जो चाहती हैं वो कर लेती हैं, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। बीजेपी मजबूर है, लाचार है। बीजेपी इस सरकार का हिस्सा तो है, लेकिन बीजेपी की चलती कुछ नहीं। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें कश्मीर के मौजूदा हालात की जानकारी दी थी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सरकार में शामिल अपने सभी मंत्रियों को दिल्ली बुला लिया है और जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव को आंध्र प्रदेश से दिल्ली बुलाया गया। और फिर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राम माधव और जम्मू कश्मीर के मंत्रियों के बीच बैठक हुई और फिर यह फैसला लिया गया कि अब इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए और बीजेपी को इस सरकार से बाहर निकल जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच अब यह तय हो गया है कि वहां राज्यपाल का शासन लगेगा, गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन भी आप कह सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा की स्थिति भी आज पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें हैं। वहां बहुमत के लिए 44 सीटों की जरूरत है। इनमें पीडीपी के पास 28 सीटें, बीजेपी के पास 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें, कांग्रेस के पास 12 और अन्य के पास 7 सीटें हैं। ये विधानसभा की मौजूदा स्थिति है। वहां किसी और दल का गठबंधन करके सरकार बनाना अब संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही पीडीपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। यानी
और कोई दूसरी वैकल्पिक सरकार फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। उमर अब्दुल्ला की सरकार भी नहीं बन सकती, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी आज कह दिया कि राष्ट्रपति शासन ही बेहतर होगा। इसके साथ हमारे पास तो बहुमत है ही नहीं, वो समय तो था जब हम लोगों ने बताया था कि एक ग्रेटर अलायंस होना चाहिए, पीटीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। तो उस वक्त तो पीडीपी जल्दी भाग गई बीजेपी की गोद में, तो अब तो उनके साथ बनाने का सवाल ही नहीं। अब तो पीडीपी को अपने साथ लेने का, वो तो खुद डूबे हैं, उनके साथ जो भी जाएगा तो वो भी डूब जाएगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अब तो कोई चांस किसी के सवाल बनाने का नहीं, क्योंकि किसी के पास बहुमत है नहीं और बीजेपी के साथ कोई सरकार बनाएगा नहीं जम्मू कश्मीर की कोई पार्टी, और पीडीपी के साथ कोई पार्टी सरकार बनाएगी नहीं, तो सरकार कैसे बनेगी? जो हालात बनाए थे कांग्रेस के शासन में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन में, वो हालात बहुत अच्छे थे। उन हालातों को दोनों बीजेपी ने पीडीपी मिलकर ख़राब कर दिया, और वही जो 91 में सिचुएशन थी, 91-92 में, उसी सिचुएशन में ला के खड़ा करके अब भाग गई मैदान छोड़कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट हासिल नहीं हुआ। अगर कि 2014 में हमें गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट नहीं मिला, तो आज 2018 में भी गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट हमारे पास नहीं है। हम किसी और सियासी तंजीम के साथ रियासत में हुकूमत बनाने की बातचीत नहीं कर रहे हैं। न हमें किसी ने अप्रोच किया है, न हम यहाँ से किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं। हमने गवर्नर साहब से कहा है कि इन हालात में, जबकि किसी भी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट है नहीं, तो फिर गवर्नर साहब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं, उनको फौरी तौर गवर्नर रूल लागू करना होगा। दुख की बात यह है कि अब तक सेना को जब भी कोई एंटी टेरर ऑपरेशन करना होता था, तो स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय पुलिस से सेना को समर्थन नहीं मिलता था। सेना के जो प्लान्स थे वो लीक हो जाते थे, और ग्राउंड से जो इंटेलिजेंस, जो जानकारी सेना के पास आनी चाहिए आतंकवादियों की गतिविधियों को लेकर, वो सारी इंटेलिजेंस अब तक नहीं आ पा रही थी। अब अच्छी बात ये होगी कि सेना को गवर्नर्स रूल होने की वजह से, राष्ट्रपति शासन होने की वजह से, अब सेना को एक फ्री हैंड मिलेगा। और हम लगातार आपसे ये बात कहते आ रहे हैं कई दिनों से कि हमारे जवानों की जो शहादत हुई है इस दौरान, उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब भारतीय सेना अपने एक एक जवान का बदला लेगी और पूरे कश्मीर को आतंकवादियों से आज़ाद करा देगी। और अब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले कुछ दिन आतंकवादियों के लिए बहुत ही बुरे दिन साबित होंगे, क्योंकि अब जो जंजीरें थीं जो सेना के हाथों में बंधी हुई थी, वो अब शायद टूट जाएंगी और सेना को एक फ्री हैंड मिलेगा इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। कश्मीर की वर्तमान समस्या को समझने के लिए हमें उसके इतिहास में भी जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कश्मीर के इतिहास को जानते नहीं हैं। इसलिए आज डीएनए में हमने आपके लिए एक खास तरह के विश्लेषण की व्यवस्था की है। आप इसे एक ज्ञानवर्धक टाइम मशीन भी कह सकते हैं, जिसके जरिए वक्त में पीछे जाने पर आप ये समझ जाएंगे कि कश्मीर की समस्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की देन है, और दूसरा, हमारे कुछ नेताओं ने कैसे इस समस्या को मिस हैंडल किया। हमने समस्या को और बेकाबू बना दिया। हम चाहते हैं कि इस टाइम मशीन में हमारे साथ वो अलगाववादी और डिज़ाइनर पत्रकार भी सवार हो जाएं आज, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने से इनकार करते हैं और पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कश्मीर का इतिहास क्या है। जम्मू कश्मीर 2,22,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें से आधा यानी करीब 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, यानी हमारे हाथ से निकल चुका है, जबकि बाकी का हिस्सा भारत के नियंत्रण में है, यानी हम आधा कश्मीर खो चुके हैं पहले ही। कश्मीर से जुड़ी समस्या की जड़ सन 1947 में है। आज़ादी के वक्त अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने कबायली हमलावरों को
कश्मीर पर कब्जा करने के लिए यहां भेजा था। उस वक्त कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का शासन था, जो कि एक हिंदू शासक थे। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत यानी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। यानी कश्मीर का भारत में विलय उसी तरह हुआ जैसे बाकी रियासतों का हुआ था, जो कि पूरी तरह से कानूनी और मान्यता प्राप्त था। लेकिन पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में दाखिल हुए कबाइली हमलावर पीछे नहीं हट रहे थे, इसलिए उन्हें पीछे धकेलने के लिए, उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना कश्मीर में भेजी गई। इसके बाद 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि कश्मीर का भविष्य कश्मीर के लोगों की भावनाओं के हिसाब से ही तय होगा। संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से कश्मीर में जनमत संग्रह किया जाएगा, ऐसी घोषणा हो गई। 1 जनवरी 1948 को भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया और यूएनएससी ने कश्मीर मामले का हल निकालने के लिए कहा। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद ने जो बातें कहीं, उन्हें हर भारतीय नागरिक के साथ साथ कश्मीर के अलगाववादियों और हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़ी आसानी से कश्मीर पर भारत के दावे को खारिज कर देते हैं। लेकिन हमारा दावा है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों ने इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा होता तो ये कभी कश्मीर को आज़ाद करने की और वहाँ जनमत संग्रह कराने की या फिर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाए जाने की आवाज़ नहीं उठा पाते। ये सब अज्ञानता के कारण होता है। कश्मीर विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1948 को अपने रेजोल्यूशन में साफ लिखा था कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। इसको समझिए आप बात को, अगर उस इलाके में POK और चीन के कब्जे वाला इलाका भी शामिल है और ये कहा जा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी भारत पर है, तो इसे भारत का अंग माना जाएगा। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। यह भी भारत के पक्ष में जाता है। इसके बाद रेजोल्यूशन में लिखा गया कि तथाकथित आज़ाद कश्मीर को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन आज भी पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहने से चूकता नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह शर्त भी थी कि पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई जमीन को जम्मू कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी पाकिस्तान POK में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स चलाकर भारत और जम्मू कश्मीर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहता है। संयुक्त राष्ट्र के इस रेजोल्यूशन में इस बात का भी उल्लेख है कि उत्तरी कश्मीर में खाली कराए गए इलाके वापस जम्मू कश्मीर को सौंपे जाएं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगी। ये काम भी पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया है। फिर रेजोल्यूशन में कहा गया कि भारत को इन इलाकों की सुरक्षा करने, घुसपैठियों को रोकने और व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार होगा। रेजोल्यूशन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और उसे जनमत संग्रह पर अपनी बात रखने का भी कोई हक नहीं होगा। इस रेजोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम आपको बताने वाले हैं, जिससे हर देशवासी, हर बुद्धिजीवी, हर अलगाववादी और हर पत्रकार को ध्यान से सुनना चाहिए। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक भारत के लिए तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं है जब तक पाकिस्तान इस इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और POK से अपना कब्जा नहीं छोड़ता। यानी पाकिस्तान को POK से अपने सैनिकों, स्थानीय हमलावरों और अपने नागरिकों को हटाना था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया और वो चाहता है कि भारत में जनमत संग्रह कराया जाए और भारत कश्मीर में ये जनमत संग्रह कराए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की मांग अक्सर देखी होंगी, पढ़ी होंगी कि जो अलगाववादी नेता हैं या जो पत्रकार हैं जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत सरकार को कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए। वो करा क्यों नहीं लेते?
लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जनमत संग्रह की बात संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन में थी तो जरूर, लेकिन उससे पहले यह शर्त लगाई गई थी कि पहले पाकिस्तान पीओके से वापस पीछे हटेगा, पाकिस्तान के नागरिक, वहां की फौज और वहां के आतंकवादी इस जगह को खाली करेंगे और ये सब होने के बाद भारत फिर वहां पर जनमत संग्रह करा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक पीओके खाली नहीं किया और पाकिस्तान तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता रहा है। अफसोस इस बात का है कि भारत के कई नेता, पत्रकार और कथित रूप से कश्मीरियों की हक की आवाज उठाने वाले लोग कभी भी यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाकर इस रेजोल्यूशन को पढ़ने का कष्ट उठाते नहीं और वो कभी भी पीओके की आज़ादी का मुद्दा नहीं उठाते। वो कश्मीर की आज़ादी की तो बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब आज़ाद होगा। उनकी आज़ादी की बात हमारे देश में कोई नहीं उठाता। हमारे देश के लोग अपने ही कश्मीर को आज़ाद करने की मांग उठाते रहते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में किस तरह का भारत विरोधी एजेंडा चलता आ रहा है वर्षों से। ये वो लोग हैं जो बिना पढ़ाई लिखाई किए, बिना कोई रिसर्च किए, बिना ज्ञान अर्जित किए सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं। और इसीलिए आज हम ये सारी बातें, ये रेजोल्यूशन पूरा आपके सामने आपको पढ़कर बता रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती हमारे देश से ये हुई कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान के हमलावरों को पीछे खदेड़ रही थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कुछ दिनों में खाली कराने ही वाली थी, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू को क्या ज़रूरत थी कि वो संयुक्त राष्ट्र चले जाएं मदद मांगने के लिए। अगर नेहरू संयुक्त राष्ट्र में न गए होते तो भारतीय सेना ने अपने दम पर ही इस पूरे इलाके को खाली करा लिया होता, लेकिन उससे पहले ही नेहरू संयुक्त राष्ट्र चले गए और ये मामला संयुक्त राष्ट्र ने अपने हाथ में ले लिया और तब से लेकर अब तक ये पेच ऐसे ही फंसा हुआ है। अब एक नक्शे की मदद से आपको समझाते हैं कि कैसे सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की सभी शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर के नक्शे को लगातार बदलने की नापाक कोशिश की और इसमें चीन ने उसका भरपूर साथ दिया। 1947 में ब्रिटेन ने भारत से अपना शासन हटाने और भारत के 30 करोड़ लोगों को आज़ादी देने का फैसला किया था। उस समय मध्य और दक्षिण भारत में हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक थी, जबकि पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। ब्रिटेन के आयोग ने धार्मिक आधार पर अखंड भारत को मुस्लिम जनसंख्या वाले पाकिस्तान और हिंदू जनसंख्या वाले भारत में बांटने का फैसला किया। भारत की रियासतों में से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक अकेली ऐसी रियासत थी जिसकी बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या पर हिंदू शासक महाराज हरि सिंह का नियंत्रण था। और यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही थी कि जम्मू कश्मीर में एक हिंदू राजा शासन कैसे कर सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर का भारत में बने रहना भारत की सर्वधर्म समाज वाली छवि से बिल्कुल मेल खाता था। और इसी ईर्ष्या की वजह से 1947 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के रास्ते कबायली हमलावरों ने पाकिस्तानी सरकार की मदद से कश्मीर पर हमला बोल दिया। इसी बीच अक्टूबर 1947 में कश्मीर का भारत में विलय हो गया और पाकिस्तान समर्थित हमलावरों से मुकाबले के लिए भारतीय सेना कश्मीर पहुंच गई। इसके बाद 1 जनवरी 1948 को भारत कश्मीर विवाद का हल ढूंढने के लिए सुरक्षा परिषद में चला गया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र बिना जाए ही भारतीय सेना इस इलाके को अपने दम पर खाली करा लेती और तब कोई विवाद नहीं होता। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होती। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर लाइन अस्तित्व में आई, लेकिन तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका था, जिसे आज आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानते हैं। और इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अब अक्साई चिन कहा जाता है। आपको बता दें कि अक्साई चिन पर आज भी चीन का ही कब्जा है। इसके बाद 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका गैर कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया। 1970 में पाकिस्तान में
गिलगित एजेंसी और बाल्टिस्तान डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर नॉर्दर्न एरिया बना दिया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा 1963 से ही चीन के कब्जे में है। यानी चीन और पाकिस्तान ने मिलजुल कर कश्मीर की ये पूरी समस्या रची है और आधे कश्मीर पर अपना प्रभुत्व, अपना कब्जा जमा लिया है। इसके बावजूद हमारे देश का कोई पत्रकार या बुद्धिजीवी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आज़ादी की बात तक नहीं करता। कश्मीर की आज़ादी सबका प्रिय विषय है, लेकिन पीओके की आज़ादी कब होगी, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत दोनों अपना अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन इतिहास और तथ्य ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ झूठा है, बल्कि इस दावे का कोई कानूनी, धार्मिक या भौगोलिक आधार है ही नहीं। अमेरिकी लेखिका क्रिस्टीन फेयर ने अपनी किताब में पाकिस्तान के दावों की पोल खोली है। इस किताब का नाम है फाइटिंग टू द एंड, द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर। इस किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि पाकिस्तान के ज़्यादातर नेताओं और अफसरों ने यूनाइटेड नेशंस द्वारा कश्मीर को लेकर पारित किए गए रेजोल्यूशन को कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं, या फिर पढ़ा है तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनके पक्ष में नहीं है। क्रिस्टीन फेयर ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया था कि अपनी किताब में पाकिस्तानी सेना के बारे में सच छापने पर उन्हें धमकी देकर कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना की एक पूरी रेजिमेंट उनका सामूहिक बलात्कार कर देगी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नेता और वहां के बुद्धिजीवी जिस तरह झूठ बोलते आए हैं, उसकी पोल क्रिस्टीन फेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोली थी। अब सबसे बड़े दुख की बात यह है कि कश्मीर अब एक राजनीतिक दुकान बन गया है। कश्मीर एक उद्योग बन चुका है, चाहे भारत के लिए हो या पाकिस्तान के लिए हो। पाकिस्तान के नेताओं ने कश्मीर नामक राजनीतिक दुकान खोल ली और भारत के नेता भी इसमें पीछे नहीं रहे। भारत में भी कश्मीर नाम की एक बहुत बड़ी राजनीतिक दुकान खुल गई। उसके बाद कश्मीर के नाम पर लगातार राजनीति हुई। नेता किसी भी देश के हों, चाहे भारत के हों या पाकिस्तान के हों, नेताओं का काम होता है राजनीति करना। नेताओं का काम होता है अपने हितों की रक्षा करना। नेताओं का काम होता है किसी भी तरीके से चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए वोटों की ज़रूरत होती है और वोट तब मिलते हैं जब बहुत बार कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि नेताओं के लिए और पार्टियों के लिए तो सही हों, लेकिन देश के लिए शायद सही ना हो। और यही काम हमारे देश के नेताओं ने भी अब तक कश्मीर में किया है और इसीलिए 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन कश्मीर की समस्या को हम हल नहीं कर पाए। एक पक्ष ये भी हो सकता है कि शायद हम इसे हल करना ही नहीं चाहते। आज भी जब ये गठबंधन टूटा तो आप मीडिया में जब चारों तरफ देखेंगे तो आपको सिर्फ नेताओं की बयानबाजी दिखाई देगी। आपको न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियोज़ में नेता बैठे हुए दिखाई देंगे। नेता एक दूसरे की आलोचना करेंगे और सारे नेता यही कह रहे हैं कि सिर्फ हम सही हैं, हमारी पार्टी सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन कश्मीर के बारे में सही तथ्य क्या हैं, कश्मीर का इतिहास क्या है, कश्मीर में कहाँ गलती हुई, ये बात शायद मीडिया भी लोगों को नहीं बताता। और इसीलिए आज हमने आपको नेताओं की ज़्यादा बयानबाजी नहीं दिखाई, ना ही हमने यहाँ स्टूडियो में किसी नेता को बुलाया है ताकि वो आपको बता सकें कि वो कितने महान हैं। हमने सिर्फ आपको कश्मीर के सही तथ्य और कश्मीर की सही राजनीति जो अब तक हुई है और कश्मीर का सही इतिहास क्या है वो आपको बताया है, ताकि आप जान सकें कि कश्मीर की असली समस्या की जो जड़ है वो क्या है। आज कश्मीर के हालात क्या हैं, ये सब आप देख रहे हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, लेकिन अगर यही गलती हम करते रहे तो देश में और भी कई ऐसे राज्य हैं, देश में और भी कई ऐसी जगहें हैं जो भविष्य की कश्मीर बन सकते हैं। भविष्य का कश्मीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। भविष्य का कश्मीर भारत के और कहां किन इलाकों में हो सकता है, अब आप देखिए। बिहार के सासाराम का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में एक देश विरोधी गाना बज रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये वीडियो सही है, सच है, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा।
आपने सुना, ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के मुजाहिद हैं और जो गलती से हमें ललकारेगा उसे हम गाड़ कर रख देंगे। ये गाना पाकिस्तान में नहीं बज रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं बज रहा है, हमारे ही देश में के अंदर बिहार राज्य में बज रहा है। पुलिस ने ये देश विरोधी गाना बजाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो को जांच के लिए भेज दिया गया है और जी न्यूज़ फिलहाल इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही गंभीर बात है। कहा जा रहा है कि सासाराम के नासिरगंज में ईद की पूर्व संध्या पर यानी 15 जून को ईद का जुलूस निकाला गया और इसी जुलूस में डीजे के जरिए ये देश विरोधी गाना बजाया गया। आसपास के कुछ लोगों ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, कैमरे हैं और लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्थानीय लोगों ने पहले ही पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। पुलिस ने जांच का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तब पुलिस की नींद टूटी और पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। इस गाने के बोल बहुत आपत्तिजनक हैं। कोई भी भारतीय नागरिक ऐसे बोल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस गाने में गायक खुद को पाकिस्तानी मुजाहिद बता रहा है। मुजाहिद का अर्थ होता है वो जो जिहाद करे। हमने आपको पिछले हफ्ते ही प्रमाणिक किताबों के माध्यम से बताया था कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब है इस्लाम के प्रसार के लिए धर्म युद्ध, यानी पाकिस्तानी मुजाहिद शब्द का अर्थ हुआ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति जो इस्लाम के प्रसार के लिए युद्ध कर रहा हो। ये एक वहाबी और जिहादी विचारधारा है जो भारत के हिस्सों में देखने को मिल रही है। हम आपको 2 तस्वीरें आज दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज के कश्मीर की है और दूसरी तस्वीर सासाराम के उस वायरल वीडियो की है जिसमें जिहाद का गुणगान किया जा रहा है। अगर ये वीडियो सही है तो कश्मीर की तरह बिहार के नासिरगंज में कुछ लोगों के बीच वहाबी विचारधारा फैल रही है। इस बात के सबूत आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो सही है तो सवाल यह है कि आखिर ईद की पूर्व संध्या पर निकाले गए इस जुलूस में मौजूद लोग पाकिस्तान से इतना लगाव, इतना प्यार क्यों रखते हैं? और क्या इस्लाम का प्रसार भारत के मुसलमान नहीं कर सकते? क्या भारत में इस्लाम की मनाही है? क्या इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने के लिए पाकिस्तान से प्रेम करना ज़रूरी है? और वो मुजाहिद क्यों बनना चाहते हैं? आखिर भारत में उन्हें कौन से अधिकार नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए वो मुजाहिद बनना चाहते हैं और पाकिस्तान के गुणगान करना चाहते हैं? ये एक खतरनाक सोच है और इसी से पत्थरबाजों और देश विरोधी गानों का जन्म होता है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे पास आज कई विदेशी उदाहरण हैं जो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। शुरू किया, एक मेरे कंधे पे लग गया और दूसरा आके मेरे सिर पे लग गया जब मैं भाग रही थी। कश्मीर में आतंकियों के सफाए में सबसे बड़ी रुकावट है पत्थरबाजी। पत्थरबाजी करके कुछ अराजक तत्व कश्मीर में आतंकवादियों का बचाव करना चाहते हैं। पत्थरबाजी में आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों को बहकाकर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों के हाथ बंद जाते हैं। पत्थर एक ऐसा हथियार है जिसकी चोट बहुत गहरी होती है, लेकिन इंसान जीवित रहता है। ये विरोध का एक ऐसा तरीका है जिसमें कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश कम रहती है, लेकिन सामने वाले पक्ष को नुकसान बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि कश्मीर में भी आतंकवादियों ने पत्थरबाजी को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया है। चाहे फिलिस्तीन के आतंकवादी हो या फिर कश्मीर के आतंकवादी, इन सब का डीएनए एक ही है। इनका डीएनए है मजहबी कट्टरपंथ।
कश्मीर में खून बहाने वाले आतंकवादी संगठनों का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। इन आतंकवादी आकाओं ने फिलिस्तीन के पत्थरबाजी मॉडल पर ही कश्मीर समस्या को भड़काने की योजना तैयार की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 70 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। सबसे पहला युद्ध वर्ष 1947 में शुरू हुआ। इस युद्ध के बाद पूरे इलाके में इजराइल की सेना की स्थिति और मजबूत हो गई। इसके बाद वर्ष 1967 में 6 डे वॉर हुआ। फिलिस्तीन ने इजराइल की सेना को हराने के लिए पड़ोसी देशों की मदद ली। इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया, लेकिन अपनी शानदार युद्ध तकनीक क्षमता के दम पर इजराइल ने यह युद्ध भी जीत लिया। आखिरकार अरब देशों ने फिलिस्तीन का साथ सुरक्षा स्तर पर छोड़ दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों के पास विरोध का एक ही हथियार था, पत्थरबाजी। इजराइल की अत्याधुनिक सेनाओं से हारे हुए लोगों ने आखिरकार पत्थर उठाने का फैसला लिया। कई दशक तक इजराइल की सेना फिलिस्तीन के पत्थरबाजों को झेलती रही। फिलिस्तीनी पत्थरबाजों की तस्वीरें लगाकर सोशल मीडिया पर गाने भी वायरल किए गए। आतंकवादियों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जैसे पत्थरबाजी करना कोई बहुत अच्छा काम है। इस तरह की पत्थरबाजी से निपटने के लिए इजराइल ने बहुत सख्त रणनीति बनाई। वर्ष 2015 में एक कानून बनाकर सरकारी वाहनों पर पत्थर बरसाने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान बनाया गया। आज की तारीख में पत्थरबाजों को किसी भी तरह चुन चुनकर रास्ते से हटाना इजराइल की सुरक्षा नीति है। इजराइल की सरकार से सीखने वाली बात यह है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है और देश की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे रखी है। एक ऐसी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही, जिसमें इजराइल की सेना ने अपने बचाव के लिए एक पत्थरबाज को ही गाड़ी से बांध दिया था। ऐसे मौकों पर इजराइल में कभी हंगामा नहीं हुआ। पिछले वर्ष 2017 में मेजर गोगोई ने भी पत्थरबाजी में ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक पत्थरबाज को ही जीप में बांधकर घुमाया और पत्थरबाजों को चेतावनी दी, लेकिन हमारे देश में कई संगठनों ने इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला बताया। पत्थरबाजों से निपटने का एक और उपाय हो सकता है, बख्तरबंद गाड़ियों से पत्थरबाजों के बीच पहुंचकर उन्हें तितर बितर किया जा सके। इजराइल ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करता रहा है। कश्मीर में पत्थरों की चोट से अब पर्यटक भी घायल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से छुट्टियां मनाने गई एक मासूम बच्ची भी कश्मीर में पत्थरबाजों का निशाना बन गई। बच्ची को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब हम पार्क में गए थे तो हम खेल ही रहे थे, तो उस वक्त कुछ लड़के आ गए, उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। एक मेरे कंधे पे लग गया और दूसरा आके मेरे सिर पे लग गया। जब मैं भाग रही थी फिर मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं गिर गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे उस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। पत्थरबाज अब बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। हैवी वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पत्थरबाजों को बहुत अच्छा जवाब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा वीडियो गेम खेलता है और ऐसा करते हुए लगातार कई महीने बीत चुके हैं, तो ये मान लीजिए कि आप मानसिक रूप से बीमार होने वाले हैं और आपको इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। आप में से बहुत से माता पिता अपने बच्चों के वीडियो गेम खेलने वाली लत से परेशान होंगे। आपकी शिकायत होगी कि बच्चे मानते नहीं हैं और इसके बाद आप इस बात को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते होंगे। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करके आप अपने बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बीमारियों की एक नई लिस्ट जारी की है जिसका नाम है ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। इस लिस्ट में वीडियो गेम एडिक्शन को एक मेंटल डिसऑर्डर माना गया है, यानी एक मानसिक बीमारी माना गया है। आज के दौर में मेडिकल साइंस हर बीमारी का इलाज करने का दावा करती है,
लेकिन लोगों की आदतों से होने वाली मानसिक बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह की बीमारियों का इलाज काफी हद तक आपके अपने हाथ में ही होता है। WHO के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर से मतलब है कि जब कोई इंसान लगातार और बार बार वीडियो गेम खेलता है और इस दौरान उसका अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी गेम खेलना जीवन के दूसरे कार्यों और प्राथमिकताओं से भी ऊपर हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर ऐसी हालत कम से कम 1 साल तक बनी रहती है तो इसे गेमिंग डिसऑर्डर माना जाएगा। इस बीमारी में नींद और खाने पीने की आदतों में जबरदस्त बदलाव देखे जाते हैं। इसके बाद मानसिक लक्षणों की बारी आती है, जैसे बात बात पर गुस्सा आना, वीडियो गेम में हुई हार को सहन न कर पाना और जीतने की जिद में कई घंटों तक लगातार गेम खेलते रहना, परिवार के लोगों से बातचीत कम कर देना। ये सारे लक्षण इस बात का संकेत हैं कि आप एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे भारत में ये समस्या बहुत तेजी से फैल रही है। वर्ष 2011 में एसोचैम ने देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, जयपुर और पटना में एक सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि इन शहरों में रहने वाले 82% बच्चे हफ्ते में 16 से 18 घंटे वीडियो गेम्स खेलते हैं। इनमें से 76% बच्चे लड़ाई और हिंसा वाले गेम खेलना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के गेम्स बच्चों में गुस्सा और हिंसक भावनाओं को बढ़ाते हैं और इस तरह के गेम खेलते हुए बच्चों में हीरो बनने की या अपनी विशेष पहचान बनाने की भावना पैदा होती है और ये भावना धीरे धीरे आक्रामक रूप लेने लगती है। इस बात को एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। अगर कोई युवा लगातार कई घंटों तक कार रेस वाला गेम खेलता है और उसके बाद वो हकीकत में कार ड्राइविंग करता है, तो इस दौरान वो खुद को वर्चुअल दुनिया से बाहर नहीं ला पाता और दूसरों से आगे निकलने के चक्कर में अपनी असल जिंदगी में कोई बड़ी दुर्घटना कर देता है या कर सकता है। आजकल ऐसे वीडियो गेम आ चुके हैं जिनमें गेम का किरदार सिगरेट या शराब का सेवन करते हुए भी दिखाई देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम की एक स्टडी के मुताबिक ऐसे वीडियो गेम से बच्चों को सिगरेट या शराब की लत भी लग सकती है। हमारे देश में सिगरेट को लेकर यानी धूम्रपान को लेकर 18 वर्ष और शराब के सेवन को लेकर कम से कम 25 वर्ष की उम्र का प्रावधान है, लेकिन वीडियो गेम्स के मामले में एज रेटिंग को गंभीरता से कभी नहीं लिया जाता। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पूरी दुनिया में वीडियो गेम का एक बहुत बड़ा बाजार है। इसमें बहुत पैसा है। सिर्फ भारत में ही वीडियो गेम का बाजार करीब 4000 करोड़ रुपए का है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में करीब 20 करोड़ लोग नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हैं और वर्ष 2021 तक इनकी संख्या 38 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वीडियो गेम बनाने वाली कंपनियां अपने गेम्स का इस तरह से प्रचार करती हैं कि गेम खेलने वाला व्यक्ति विजेता के साथ साथ हीरो जैसा महसूस करता है और ध्यान देने पर यही भावना धीरे धीरे एक लत और नशे में बदल जाती है। हालांकि कुछ मामलों में वीडियो गेम खेलना अच्छा भी होता है, यानी पॉजिटिव भी होता है। वीडियो गेम खेलने से दिमाग में डिप्रेशन मेकिंग पावर यानी माफ कीजिएगा डिसीजन मेकिंग पावर यानी फैसला लेने की क्षमता विकसित होती है और रिएक्शन टाइम भी बेहतर होता है, अच्छा होता है। लेकिन ये फायदे तभी होते हैं जब ये वीडियो गेम पूरे संयम के साथ और एक तय समय में खेले जाएं। कुल मिलाकर इस खबर से ये सबक लेने की जरूरत है कि खेल कोई भी हो, ज्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए, वरना यह खेल आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आज हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों को समर्पित है जो वीडियो गेम के चक्कर में अपनी सेहत को धोखा दे रहे हैं। इस खेल के चक्रव्यूह में जीतने वाला भी हार जाता है। थोड़ा सा क्रेज है इसका, लेकिन ये है कि एक बार खेलने के बाद ये है कि दोबारा से खेलने का मन करता है। ये खेल आपके दिल और दिमाग को गिरफ्तार कर लेता है। इससे आपके फंक्शनिंग पे अफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोना आपने कम कर दिया, खाना आपने कम कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। शौक बड़ी चीज है, लेकिन सेहत से ज्यादा नहीं। खेल पर फोकस, दुश्मन पर टिकी निगाहें, मकसद सिर्फ और सिर्फ जीतना। ये बात किसी दूसरे लक्ष्य को साधने के लिए कही जा रही होती तो इसे तारीफ कहा जाता, लेकिन बात वीडियो गेमिंग की हो तो इसे एक ऐसी बुराई माना जाता है जिससे आमतौर पर माँ बाप अपने बच्चों को दूर ही रखना चाहते हैं।
सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि जब हम लोग शौकीन है बाहर जाने के, घूमने के, तो अब आप आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हो, जहाँ पे कार में अगर जा रहे हो तो आपका बच्चा बैठ के ऐसे गेम खेल रहा है, बाहर नहीं देख रहा है। तभी लगा कि ये कहीं ना कहीं बात बहुत आगे जा रही है। छोटे छोटे थे तो खाना खिलाने के लिए हम लोग अक्सर फ़ोन देते थे, तो ये उसमें इतना इन्वॉल्व होते थे कि खुद ही मुंह खोल देते थे, तो ईजी हो जाता था इनको खाना खिलाना। बट अब इनको ये एडिक्शन हो गया है इस चीज़। 1 घंटे के बाद भी बोलना शुरू करो तो थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ी करते करते 2-3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं। 2013 से मेडिकल साइंस के जानकारों के बीच इस बात पर बहस चल रही है कि गेमिंग की आदत को मानसिक बीमारी का नाम दिया जाए या ना दिया जाए। ज्यादातर की राय में बच्चों और टीनेजर्स को एडिक्शन और डिसऑर्डर जैसे शब्दों से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गेमिंग के शौकीनों को इसका शिकार बनते देर नहीं लगती। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की एक रिसर्च के मुताबिक 6 से 15% गेमर्स में गेमिंग की लत का शिकार होने के लक्षण पाए जाते हैं। फाइट्स, चैलेंजेस, रिवॉर्ड्स और एक दूसरे को हराने की भावना, गेम्स आपको कुछ इस तरह से एंगेज करके रखते हैं कि आप चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन साइकियाट्रिस्ट, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यही भावना आपके अंदर गुस्सा, अग्रेशन और तनाव पैदा करती है, और इसीलिए एक के बाद एक रिसर्च आगाह कर रही है कि बहुत देर तक गेमिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक गेमिंग की एडिक्शन के कुछ मानसिक और कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं। गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, न खेल पाने पर बेचैनी होना, न खेलते वक्त भी गेम में ही दिमाग लगे रहना, थकान, आंखों में दर्द, कलाइयों में दर्द। स्मार्टफोन बिजनेस के बढ़ने के साथ ही गेमिंग ने भी अपना दायरा बढ़ाया। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स, सोनी का प्लेस्टेशन और निंटेंडो जैसे वीडियो गेमिंग कंसोल्स के अलावा कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल ऐप गेमिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगी में शामिल हो गए हैं। कुल मिलाकर गेमिंग के बाजार और यूजर्स के मामले में भारत को 5वें नंबर पर आंका जाता है। अब किसी को गेम खेलने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों का मोबाइल फोन ही उनका गेमिंग कंसोल बन गया है। यही वीडियो गेमिंग की लत का एक बड़ा कारण है। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। 240 ईसा पूर्व में आज ही के दिन मशहूर भूगोल शास्त्री इरेटोस्थेनीज ने 2 डंडों की मदद से पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफेरेंस का सटीक आकलन किया था। इससे दुनिया को यह पता चला था कि पृथ्वी का अधिकतम लंबाई वाला एक चक्कर कितना लंबा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी का एक चक्कर करीब 40,000 किलोमीटर लंबा होता है। आज ही के दिन वर्ष 1961 में कुवैत ने ब्रिटेन से आज़ाद होने की घोषणा की थी और इसी के साथ कुवैत अरब लीग में शामिल हो गया था। इसके बाद कुछ समय तक इराक ने कुवैत को अपना हिस्सा बताया, लेकिन करीब 3 साल के संघर्ष के बाद अक्टूबर 1963 में इराक ने कुवैत की सीमा और स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया था। म्यांमार की पहली स्टेट काउंसिलर ऑंग सैन सू की का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1945 में हुआ था। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की वजह से वर्ष 1989 से 2010 के बीच उन्हें कई बार हिरासत में लिया गया और वो 15 वर्षों तक अपने ही घर में नजरबंद रही। फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में ऑंग सैन सू की को भी शामिल किया था और वर्ष 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलाने वाले डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का निधन आज ही के दिन वर्ष 1981 में हुआ था। डॉक्टर मुखोपाध्याय IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाले पहले फिजिशियन थे। उन्होंने वर्ष 1978 में 3 अक्टूबर को दुर्गा नामक टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिलवाया था और दुर्गा भारत की पहली और दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। लेकिन उस दौर में उनकी कामयाबी को रेखांकित करने के बजाय हमारे देश के सरकारी तंत्र ने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का शोषण किया और उनकी इस उपलब्धि को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। इससे निराश होकर उन्होंने कोलकाता में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर मुखोपाध्याय के जीवन से प्रभावित होकर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। और वर्ष 1978 में आज पहली बार
मशहूर कॉमिक स्ट्रिप गारफील्ड का प्रकाशन हुआ था। इस किरदार की कल्पना जिम डेविस ने की थी। गारफील्ड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा छापी जाने वाली कॉमिक स्ट्रिप के तौर पर भी शामिल है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए। किसी पर भी यकीन करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि कोई भी इतिहासकार या पत्रकार आपको गुमराह न कर पाए। नमस्कार।